कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की जिया और उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है। आज जिया का बर्थडे था और उसके पेरेंट्स उसे एक गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट के अंदर के टॉय को देखकर जिया काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से ही उनके कार के सामने कोई आ जाता है और उनके कार का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। होश आने पर जिया देखती है उसके मॉम डैड काफी जख्मी हालत में है। जिया बाहर किसी को नोटिस करती है जो कार के अंदर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वह उन दोनों को देखती है तो चिल्ला पड़ती है क्योंकि सामने से उसके मोम डैड ही आ रहे थे। आंखें खोलने पर जिया अपने सामने अपने मोम डैड को सही सलामत देखती है। जिया को लग रहा था उसने कोई सपना देखा है और जाकर अपने मॉम डैड को हग कर लेती है और अपने टॉय के साथ खेलने लग जाती है। लेकिन तभी वह नोटिस करती है उसका टॉय टूटा हुआ था और वह अपने कपड़ों पर भी कुछ खून के निशान देखती है। जिया अचानक से ही अपने मॉम से नट कुकीज मांगती है। असल में जिया को नट कुकीज से एलर्जी था और उसकी मॉम को यह पता था, लेकिन इसके बाद भी मॉम किचन में आकर कुकीज ढूंढ रही थी। जिया एक सिजर लेकर पीछे छुपा लेती है और कहती है, हमारे घर पर नट कुकीज हैं ही नहीं क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। मॉम मामले को संभालते हुए कहती हैं, मैं काफी थक गई थी शायद, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। जिया कहती है, मेरी मॉम एक डॉक्टर हैं और वह यह भूल ही नहीं सकती। यह कहकर जिया सिजर से उस पर हमला कर देती है। लेडी भी गुस्सा होकर जिया पर हमला कर देती है, लेकिन जिया जैसे तैसे इन दोनों से बचते हुए अपने रूम में आकर खुद को लॉक कर लेती है। जिया को बाहर से जानवरों की तरह आवाजें सुनाई दे रहा था, लेकिन अचानक से ही सब कुछ शांत हो गया था। आंखें खोलने पर जिया अपने सामने एक आदमी को देखती है। आदमी कहता है, क्या तुम आह्युम हो? और जिया पर एक मैजिक करता है, फिर कहता है, लगता है तुम नहीं हो। इसके बाद वह यहां जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने के लिए जिया पर मैजिक कर वहां से गायब हो जाता है। आंखें खोलने पर जिया खुद को उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पाती है जिसे बाद में एक ऑफिसर ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। सीन कट होकर हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मौसम साफ होने के बाद भी बारिश हो रहा था। कहा जाता है जब कोई फॉक्स शादी करता है तब ऐसा मौसम देखने को मिलता है। अंदर वेडिंग हॉल में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी की आज शादी होने वाली थी। वहीं पर हमारे ड्रामा का मेल लीड लियोन भी आया हुआ था। लियोन को देखकर लड़की सभी को बाहर जाने को कहती है। सभी के जाने के बाद लियोन कहता है, इतने इंसानों के लीवर खाने के बाद अब तुम इंसान से ही शादी कर रही हो? असल में यह लड़की एक फॉक्स है जो पहले इंसानों को मारा करती थी। लड़की बताती है वह अब पहले की तरह नहीं है, उसे एक इंसान से प्यार हो गया है। लेकिन लियोन को देखकर वह समझ गई थी कि लियोन उसे छोड़ने नहीं वाला। यह समझकर लड़की लियोन पर हमला कर देती है, लेकिन लियोन ने उसे काफी आसानी से ओवरपावर कर दिया था। लड़की लास्ट विश के तौर पर यह वेडिंग कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर लियोन भी मान गया था। दूसरी ओर हमें जिया को दिखाया जाता है जो बड़ी होकर एक टीवी कंपनी में प्रोड्यूसर बन गई थी। जिया सुपरनैचुरल चीजों के बारे में आर्टिकल लिख रही थी। उसका कलीग पूछता है, क्या तुम्हें इन चीजों पर यकीन है? जिया अपने पेरेंट्स के साथ हुए एक्सीडेंट को याद करती है जहां एक्सीडेंट के बाद उसके पेरेंट्स गायब हो गए थे और कभी भी नहीं मिले। इधर शादी कंप्लीट होने के बाद लड़की फिर से लियोन पर हमला कर देती है और हमें पता चलता है लियोन एक 9 टेल फॉक्स है जो सिर्फ बुरे फॉक्स और स्पिरिट को मारता है। लड़की बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आखिर में लियोन ने उसे मार दिया था। लियोन कहता है, जब तुम्हें मौका मिला था तब तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए था। लड़की बताती है वो बस ब्राइड बनना चाहती थी। इसके बाद वह राख बनकर हवा में गायब हो जाती है। इधर जिया भी ऐसी वेडिंग हॉल में अपने एक दोस्त की वेडिंग पर आई थी। लोगों को इतना अफरा तफरी करते हुए देख जिया इसके बारे में पूछती है। कलीग बताता है इस शादी से दुल्हन भाग गई है, लेकिन ओवरऑल हमें तो पता है ना आखिर क्या हुआ है। तभी जिया सामने से लियोन को आता हुआ देखती है। जिया को लियोन काफी जाना पहचाना लग रहा था। तभी कलीग उसे टोकते हुए कहता है, क्या हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? जिया अभी के लिए लियोन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अंदर आकर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। जिया को यह काफी अजीब लग रहा था। आखिर ब्राइड ने अपनी वेडिंग ड्रेस को ऐसे ही हॉल के बीचों बीच छोड़कर क्यों भागी? ध्यान से देखने पर जिया को ड्रेस में खून के निशान और कुछ बाल मिलते हैं। यह देखकर वह अपने कलीग को यहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहती है और बालों को लेकर एक फॉरेंसिक लैब आ जाती है। एक आदमी शिंजू बताता है ये बाल किसी रेड फॉक्स के हैं। यह सुनकर तो जिया हैरान हो जाती है और सोचती है फॉक्स के बाल ब्राइड के ड्रेस में आया कैसे? जिया के जाने के बाद शिंजू घबराकर जल्दी से किसी को कॉल करने लगता है। दूसरी ओर हम लियोन को देखते हैं जो पार्क में काफी मायूस हुआ बैठा हुआ था। एक लड़की के हाथ से बलून छूट जाने पर लियोन अपने मैजिक से उसे बलून वापस लाकर दे देता है। पीछे खड़ा हुआ एक लड़का यह सब देख रहा था और वह लियोन के पास आकर कहता है, अंकल क्या आप एक गॉब्लिन हो? मैंने के ड्रामा में देखा है वे मैजिक यूज कर सकते हैं। लियोन बताता है वह एक 9 टेल फॉक्स है और उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है
लियोन 600 साल से भी ज्यादा टाइम से अपने पहले प्यार का दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। बच्चे से दिल की ओर कुछ बातें करने के बाद वह आफ्टर लाइफ ऑफिस में चला आया था। यहाँ पर हम एक लेडी टेलुपा को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। टेलुपा हेवन की गेटकीपर है। लियोन थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, आखिर मुझे यह सब और कितने सालों तक करना होगा? टेलुपा भी थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, क्या मैंने तुमसे कहा था अपनी माउंटेन गॉड की पोजीशन छोड़कर यह काम करने के लिए? असल में लियोन ने अपने प्यार के दोबारा जन्म के लिए टेलुपा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसके बदले वह बुरे स्पिरिट को मारेगा। टेलुपा अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लाते हुए कहती है, क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जला दूं? लियोन काफी फनी वे में आग को फूंक मारते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उधर ऑफिस में जिया वेडिंग हॉल के सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी और उसे एक लाल छाते वाले आदमी पर शक होता है, क्योंकि उसने आते और जाते वक्त दोनों टाइम पर ही अपने आप को छाते से कवर करके रखा था। जिया को याद आता है ऐसा ही छाता उस आदमी के पास भी था। इधर बाहर आने पर लियोन को किसी का कॉल आता है और वो आदमी लियोन को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कह रहा था। अगले सीन में हम लियोन के साथ शिंजू को देखते हैं। शिंजू ने ही लियोन को कॉल कर यहां बुलाया था और वह भी एक फॉक्स है। शिंजू कहता है, तुम्हें अपने काम को ध्यान से करना चाहिए। आज एक लड़की तुम्हारे बालों के कुछ सैंपल लाई थी। इसके बाद जब दोनों पेमेंट कर रहे थे, शिंजू देखता है टीवी पर एक छाते वाले आदमी को दिखाया जा रहा था। रिसेप्शनिस्ट कहती है, तुम्हें कुछ दिनों तक इस छाते को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह लेडी भी एक फॉक्स है, लेकिन लियोन तो लियोन है और वह इसी छाते को इस्तेमाल करेगा। आखिर है तो वह एक माउंटेन गॉड ही। दूसरी ओर जिया एक लड़के से मिलने आई थी। इस लड़के का नाम ली रैंक है। ली रैंक बताता है, यह छाते वाला आदमी कोई इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है और यह कभी भी एज नहीं होता। जिया को लड़के के बातों पर यकीन नहीं होता। जिया उठते हुए कहती है, तुमने कहा था तुम एक गरीब स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने तो 6 लाख के जूते पहन रखे हैं, तो फिर मैं तुम्हारे इन बातों पर कैसे यकीन करूं? यह सुनकर लड़का थोड़ा नर्वस हो जाता है। जिया जा रही थी तभी ली रैंक बताता है, यह आदमी उसे योको बस स्टेशन पर मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो आज रात 10 बजे वहां पहुंच जाए। जिया से बात करने के बाद ली रैंक पार्किंग लॉट में आकर मैजिक से अपने कपड़ों को बदल लेता है और हमें पता लगता है यह भी एक फॉक्स है। दूसरी ओर हम लियोन को देखते हैं जो काफी मजे से अपने फेवरेट आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा था। तभी उसे ली रैंक का कॉल आता है। ली रैंक बताता है उसे लियोन के मरी हुई गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला है। अगर उसे जानना है तो आज रात 10 बजे योको बस स्टॉप पर आ जाए। लियोन कुछ कह पाता उससे पहले ही ली रैंक कॉल कट कर देता है। रात में जिया ली रैंक के बताए हुए बस स्टॉप पर आई थी, लेकिन उसे यहां एक हाई स्कूल लड़की और एक शराबी बूढ़े के अलावा और कोई नहीं दिखता। बस आने पर लड़की बस में चढ़ जाती है। जिया भी बस में चढ़ रही थी। तभी शराबी बूढ़ा जिया के पैरों को पकड़ लेता है, जिससे जिया बस में चढ़ नहीं पाती थी। तभी जाते हुए बस में जिया उसी लाल छाते वाले आदमी को देखती है। इधर कुछ आगे जाने पर बस के अंदर के सारे लाइट्स अचानक सही बंद हो गए थे और आगे क्या हुआ हमें अभी के लिए दिखाया नहीं जाता। इधर जिया उसी शराबी बूढ़े को अपने पीठ पर उठाकर ले जा रही थी। जिया को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसे इस आदमी की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी। आदमी को उसके लोकेशन पर छोड़ने के बाद जिया एक टैक्सी को रोकती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है वो आदमी वहां से गायब हो गया था। अभी के लिए जिया इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर टैक्सी से बस का पीछा करती है और कुछ आगे जाने पर देखती है कि बस का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था। जिया जल्दी से अंदर आकर देखती है बस के सारे लोग मारे गए थे, लेकिन वही हाई स्कूल लड़की अभी भी बची हुई थी। दूसरी ओर हम लियन को देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में जा रहा था। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। लड़की के होश आने पर जिया उससे उसके तबीयत के बारे में पूछती है और छाते वाले आदमी की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, क्या बस में यह आदमी भी था? तस्वीर देखकर लड़की काफी घबरा जाती है और डरते हुए बताती है, हाँ, इसी आदमी ने बस के अंदर सारे लोगों को मारा था। लड़की से कुछ और पूछताछ करने के बाद जिया बाहर चली आई थी। तभी वो रिसेप्शन पर लियोन को देखती है जो उसी हाई स्कूल लड़की के बारे में पूछ रहा था। लियोन भी जिया को नोटिस कर लेता है। इसके बाद दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। जिया लियोन से काफी सवाल पूछती है और लियोन के फिंगरप्रिंट लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन ना ही लियोन जिया के किसी भी सवाल का सही से जवाब दे रहा था और ना ही किसी भी चीज को टच कर रहा था। लियोन कहता है, अगर और कुछ नहीं पूछना तो मैं जा रहा हूं, और वह जाने लगता है। जिया काफी चालाकी से अपना बैग को लियोन की तरफ फेंकते हुए कहती है, इसमें मेरा कार्ड है। लियोन कहता है, मुझे नहीं चाहिए, और बैग फेंककर वहां से चला जाता है। असल में जिया ने लियोन के फिंगरप्रिंट लेने के लिए बैग उसकी ओर फेंका था, जिसमें वह कामयाब भी हो गई थी। सीन कट होकर रात में दिखाया जाता है। लड़की जब अपनी आंखें खोलती है वह अपने सामने किसी को देखकर चिल्ला पड़ती है। बाहर से जिया दौड़ते हुए उसके पास आता है। लड़की डरते हुए बताती है उसके रूम में कोई आया था
और जिया से कहती है अगर वो यहां रही तो पक्का मारी जाएगी। सिचुएशन को समझते हुए जिया लड़की को अपने घर ले आई थी। इधर हॉस्पिटल में जब लियोन आया था उसे नर्स से पता चलता है उस लड़की को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह जानकर लियोन थोड़ा परेशान हो जाता है। नर्स उसे एक नोट देती है जिस पर कुछ पढ़कर लियोन काफी गुस्से में वहां से निकल जाता है। इधर जिया लड़की से एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था वो पूछ रही थी। लड़की बताती है उस आदमी ने बस के अंदर सभी को मार दिया था और वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे बच गई। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। असल में यह लड़की खुद एक फॉक्स है और इसी ने ही बस के अंदर सभी लोगों को मारा था। लियोन तो बस इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इधर जिया के हाथ से एक ग्लास गिरकर टूट जाता है। जिया ग्लास को उठाते हुए कहती है यह तो काफी अजीब है। बस का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस आदमी ने भी तुम पर हमला किया, लेकिन तुम्हें तो कोई खरोंच भी नहीं आई। यह कहकर वो ग्लास को लड़की के गर्दन पर रख देती है। लड़की स्माइल कर कहती है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी शार्प निकलोगी। जिया ली रैंक को देखकर चौंक जाती है और लड़की के बारे में पूछती है। ली रैंक बताता है उसने उसे खा लिया, अब वो उसे भी खाने वाला है। तभी वहां लियोन आ जाता है। जिया ने उस नोट पर उसके घर का एड्रेस लिखा था। लियोन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके मुंह पर काफी जोरदार पंच पड़ता है। अरे यार, आते ही मार खाना पड़ा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिया ने घर पर कैमरा फिट करके रखा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है ली रैंक लियोन का भाई है। लड़ते लड़ते लियोन ली रैंक को बाहर फेंक देता है। ली रैंक कहता है क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, अगर तुम इस महीने के अंत तक उसे ढूंढ नहीं पाए तो मैं उसे मार दूंगा, और तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। जिया लियोन के पास आकर पूछती है आखिर तुम दोनों हो कौन, जिस पर लियोन उस पर मैजिक कर उसे सब कुछ भूलने को कहता है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। लियोन जब रात में घर आया था वह दरवाजा खुला पाता है और अंदर आने पर वह लैपटॉप पर कल वाले फाइट का वीडियो देखता है। बालकनी की ओर से जिया कहती है कल लियोन ने उस पर जो मैजिक किया था वो किसी वजह से काम नहीं किया। असली फुटेज मेरे पास है, क्या उसे चाहिए। लियोन जब फुटेज लेने आ रहा था तभी जिया बालकनी से कूद जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन लियोन ने उसे बचा लिया था और हमें कोरियन ड्रामा के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन में से एक देखने को मिलता है। नीचे आने पर जिया कहती है मुझे पता था तुम कोई इंसान नहीं हो। जिया को बचपन की यादें भी याद थीं। इसके बाद वह लियोन को बेहोश कर देती है।